हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। दिस इज़ मी पलक मिश्रा। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। सो आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दिस इज़ पोएम ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है, इनका सोनेट नंबर 116 है ये। एंड इस वाली बुक में जो है थोड़ा सा स्टैंजा का डिफरेंस था, मतलब पूरा मिक्स कर दिया था, तो मैंने स्टैंजा वाइज अपने हैंड राइटिंग से पेंसिल से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बना दिया ताकि आप लोग को पता चले, क्योंकि मैंने आपको सोनेट पढ़ा दिया था और इसमें लिखा है सोनेट नंबर 116 ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ऑफ कोर्स जब मैंने आपको सोनेट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कितने तरह के सोनेट होते हैं, और स्पेसिफिकली शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश सोनेट है और जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। तो जो इंग्लिश सोनेट है उसका फॉर्म, मतलब जो पैटर्न था उसको अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप समझ में आएगा कि 3 क्वाट्रेन एंड 1 कपलेट। याद आया? यानी कि आपको 3 स्टैंजा मिलेगा 4 लाइन्स की, और लास्ट में आपको कपलेट यानी कि 2 लाइन के एक स्टैंजा मिलेगा जहाँ पे आपको वोल्टा भी देखने को मिलेगा। तो जो शेक्सपियर ने ये जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद आप किस लाइन पे वोल्टा है वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। और देखिए स्टैंजा वाइज आप लोग देखिए, एक स्टैंजा में 4 लाइन इससे आपको समझ में भी आएगा क्योंकि ये इंग्लिश सोनेट है। फिर दूसरा सेकंड स्टैंजा में भी 4 लाइन, तीसरे स्टैंजा में भी 4 लाइन, और फिर लास्ट में इफ से लेके एवर लव्ड, ये जो है वोल्टा की लाइन है और ये जो है हमारा कपलेट है। बाकी 3 जो है क्वाट्रेन था। समझ में आया? अब चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए चलिए पढ़ते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। देखिए इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, है ना? ठीक है, कोई मुसीबतें ऑब्स्टिकल वगैरह आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो बोलते हैं कि लव इज़ नॉट लव, यानी वो प्यार प्यार है ही नहीं अगर उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स के आने से दूरियां आ जा रही हैं या फिर उन लोग अलग हो जा रहे हैं। लव इज़ नॉट ओनली फिजिकल कनेक्शन, इट इज़ द कनेक्शन ऑफ मेंटल एंड इमोशनल बोथ। समझ में आया? सोल का कनेक्शन है इसमें, शेक्सपियर ये बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि शेक्सपियर ने बहुत सारी ऐसे सोनेट्स लिखी हैं जो कि डार्क लेडी के लिए लिखी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी सोनेट की, उसमें देख लीजिएगा, उसमें स्टोरी मैंने बताई है कि किस तरह के सोनेट लिखते थे। तो बेसिकली जो सोनेट्स मैक्सिमम लिखा गया है वो लव पे लिखा गया है और कुछ कुछ नेचर पे लिखा गया है। सो नेक्स्ट लाइन में देखिए, विच अल्टर व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी कि अल्टर, अब इसमें बोला जा रहा है कि लव इज़ नॉट लव, अगर वो लव बदल जा रहा है आपका किसी अल्टरेशन के आने पे, लाइक आपका कोई सब्सटीट्यूट आ गया, सपोज दैट अभी सिर्फ आप ही हैं तो आप ही हैं अच्छे, अगर आपके बदले में कोई और आ गया और वो फिर बदल जाता है, दैट मीन्स कि वो लव लव नहीं है। ओके यानी कि अगर कोई आपकी लाइफ में इम्पेडिमेंट्स यानी ऑब्स्टिकल्स वगैरह आने से अगर आप लोग दूर हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, या फिर आपका सब्सटीट्यूट अगर आ जा रहा है और आप लोग आपको छोड़ के वो किसी और को लाइक करने लग रहा है, तो वो भी लव नहीं है, वो फिर फेक है। समझ में आया? यहाँ पे शेक्सपियर ये बोले हैं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ रहा है, उसके रिमूव यानी कि वो आप लोग को अलग करना चाह रहा है, और उसके अलग करने पे अगर आप झुक गए यानी बेंड हो गए उसकी तरफ और मान लिए अलग हो गए, समझ में आया? यानी अगर कोई भी मुसीबत है, कोई थर्ड पर्सन आ गया आप लोग की लाइफ में और वो आप लोग को अलग करना चाह रहा है, आप उसके सामने झुक के अलग हो गए, दैट मीन्स नो, इट इज़ एन या वो लव नहीं है। ये तो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट स्टैंजा है। तो इतने पूरे स्टैंजा में उन्होंने क्या बोला कि वो बोले कि लव वो लव नहीं है जो कि ऑब्स्टिकल के आने से अलग हो जा रहे हैं या फिर अपने बीच में जो भी बाधाएं हैं उसको आने दे रहे हैं और कोई सब्स्टिट्यूट फाइंड करके चेंज हो जा रहा है अगर आपका लव, तो वो लव ट्रू लव नहीं है। और या फिर कोई रिमूवर जो हु वांट टू रिमूव यू इफ़ यू आर बेंडिंग, ठीक है, कि आप उसके सामने झुक गए, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू लव, यानी फेक लव। सेकेंड स्टैंजा में देखिए, नो इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इट इज़ नेवर शेकन। देखिए टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। समझ में आया? इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, दोज whose worth unknown although his height to be taken।
अब देखिए जो पूरा सेकंड स्टैंजा है उसमें कह क्या रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क, यानी लव एक एवर फिक्स मार्क है दैट लुक ऑन टेम्पेट्स एंड इज नेवर शेक, यानी आपकी लाइफ में लव वो चीज़ है कि कितनी भी तूफान आ जाए लेकिन फिर भी आप लोग शेक नहीं करो, यानी अलग ना हो। जिस तरीके से तूफान के आने पे सब कुछ इधर उधर हो जाता है लेकिन स्टिल आप अभी भी साथ में हो, समझ में आया? यानी आपका जो भी बिलव्ड वंस है वो आप लोग के अभी भी साथ में हो, कितनी भी लाइफ में तूफान आ जाए तो। इट इज़ द स्टार टू एवरी वांडरिंग बाग। देखिए वांडरिंग बाग उन लोग को बोला गया जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, आई डोंट नो अब होता है कि नहीं, बट पहले होता था कि लाइट हाउस लगी होती थी, समझ में आया? लाइट हाउस लगी होती थी और कुछ पोल स्टार्स भी होते थे। लेट मी फर्स्ट, यस इसी लाइन में सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पे वॉन्डरिंग बार कौन है, जैसे जब हम सी वगैरह में देखते हैं जब कोई समुद्र आती है और रात हो जाता है उसको कुछ भी नहीं पता चलता, पहले के ज़माने में तो कंपास भी नहीं हुआ करता था, तो वो लोग कैसे अपना रास्ता ढूंढते थे मालूम है? जो लाइट हाउस होती थी, लाइट हाउस पे बहुत सारी आपको नॉवेल्स लिखी हुई हैं। टू द लाइट हाउस शायद हमें लगता है कि किसी लेडी राइटर ने लिखा है वो, टू द लाइट हाउस वगैरह वर्जीनिया वुल्फ ने शायद लिखा है। या तो लाइट हाउस क्या करता था, उसको वो जो खो गए हैं, जो अपना रास्ता भटक गए हैं, वॉन्डरिंग बार्क, वो पर्सन जो समुद्र में अपना रास्ता भटक गए हैं वो इस लाइट हाउस की मदद से अपना रास्ता फाइंड कर लेते थे। और लाइट हाउस समझ में आया? मतलब जो वो लंबी सी एक ऊपर से पोल टाइप का होता था, खूब खूब बड़ा सा, और उस पर लाइट लगी होती थी जो चारों तरफ बेंड करती थी। आप सर्च करके देख लेना, ठीक है? एंड पोल स्टार की बात हो रही है, यानी लव को किससे कंपेयर किया गया है? पोल स्टार से कंपेयर किया गया है और वो लाइट हाउस से कंपेयर किया गया है। क्यों? देखिए अब पूछेंगे मैम पोल स्टार क्यों? देखिए पोल स्टार वो स्टार होता है ना जिसका डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ की तरफ होता है। जब आसमान में अगर आप किसी पोल स्टार की पहचान करोगे तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, और वो क्या है? एवर फिक्स मार्क है जो कभी अपने रास्ते से नहीं हिलता, नहीं हटता, यानी हमेशा वो नॉर्थ में ही रहता है। और उसी से यानी वो पोल स्टार, जैसे अब आप पोल स्टार से आप सीधे खड़े हो तो आपको पता चल गया ना वो नॉर्थ है, तो उसके बाजू में क्या होगा? नॉर्थ साउथ आपको पता चल गया, फिर ईस्ट वेस्ट भी पता चल गया, यानी वो डायरेक्शन आपको दिखाता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लव इज़ लाइक अ पोल स्टार एंड द लाइट हाउस, जो कि कभी भी वो आपके साथ रहता है, आपको हेल्प करता है उस टाइम पे जिस टाइम पे शायद आप खो जाते हो। वॉन्डरिंग बार्क उस तरीके का है, समझ में आया? इट इज़ द स्टार, यानी लव इज़ द स्टार टू द अननोन, या टू द अननोन हु इज़, या हु इज़ अलोन डू नॉट नो हिज वे, वो है। एंड द लास्ट लाइन में जिसका हमें वर्थ तो पता है, यानी हमें उसकी इम्पोर्टेंस तो पता है, उसका डेप्थ नहीं पता, यानी हमको पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बट क्या आप उसे मेज़र कर सकते हो? उसी तरीके से जो ट्रू लव है उसको भी कोई मेज़र नहीं कर सकता, उसकी भी कोई मेज़रमेंट नहीं है, उसकी कोई हाइट नाप नहीं सकता, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है, लेकिन उसकी हाइट को टेक कर सकते हैं। जैसे आप लाइट हाउस को देख रहे हो, आप पोल स्टार की हाइट को देख रहे हो कि कितनी ऊपर तक है, और उससे आप मदद कर रहे हो, अपनी खुद की मदद कर रहे हो ना उस पोल स्टार को देख के। तो वहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि लव भी इसी तरीके का है, एक पोल स्टार की तरह है जो कभी भी अपने पथ से अडिग नहीं रहता, यानी कभी भी कहीं नहीं जाता, स्थिर रहता है। वैसे ही अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा तो वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, ठीक है? एंड हुज, हाँ, जिसका वर्थ अननोन है लेकिन आप उसको हाइट को मेज़र कर सकते हो पर लव की डेप्थ को मेज़र नहीं कर सकते। जैसे मैं जानती हूँ कि वो लाइट हाउस मेरी कितनी हेल्प करेगा, मैं जानती हूँ उसकी इम्पोर्टेंस को, पर क्या उसकी इम्पोर्टेंस का कोई मेज़रमेंट है? मैं अगर बोलूँ कि आई लव माई पेरेंट्स सो मच, तो क्या उस लव का मेज़रमेंट है? बताइए, नहीं है ना, बिकॉज आप उसकी गहराई, आप उसकी हाइट नहीं नाप सकते। समझ में आया? अब आप थर्ड स्टैंजा देखिए। आई होप आपको स्टैंजा वगैरह समझ में, मेरा थोड़ा अजीबोगरीब मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ओके। यहाँ से देखिए, लव्स नॉट टाइम्स फूल, समझ में आया? देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टाइम इज पर्सोनिफाइड एज ओल्ड फार्मर हियर। थर्ड स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अब जो मैं बता ही देती हूँ, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ नहीं बोलते, फर्स्ट स्टैंजा में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, लव इज़ नॉट लव एल का, अल्टरेशन ए का, रिमूवर रिमूव, समझ में आया?
तो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में मेटाफर यूज़ हुआ है, समझ में आया? यानी लव इज कंपेयर विद द पोल स्टार एंड द लाइट हाउस, तो मेटाफर यूज़ हुआ ना। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में मैंने पर्सोनिफिकेशन बता दिया। अब देखिए कैसे, मैं पहले ही बता दूँ, देखिए सिकल का मतलब क्या होता है। सिकल यानी कि हसुआ, मैं बिल्कुल ग्रामीण भाषा यूज़ की, हसुआ, क्योंकि जैसे आप गांव में जब जाओगे तो आपको सेमी सर्कल टाइप का एक ऐसा फार्मर्स के हाथ में नज़र आएगा जिससे वो घास वगैरह को काटते हैं, फील्ड में जब जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरी जब टीचर ने मुझे सिकल जब एक्सप्लेन किया तो मैंने अपनी कॉपी में वैसा ही ड्राइंग बना के उन्हें शो कर दिया, एंड शी सेड यस इट इज़ द सिकल। वो उन्होंने सबको बोला कि दिस इज़ द सिकल, है ना, तो मैंने ड्रॉ करके बता दिया कि भाई यही है। तो इसमें फार्मर से कैसे टाइम को पर्सोनिफाई किया है ये देखिए। लव्स नॉट टाइम फूल दो rosy lips and cheeks, with his bending sickle compass come, love alters not with his brief harsh and weak, but bear it out even the edge of doom। अब देखिए डूम, मैंने ये वर्ड बहुत बार आया है जब मैंने आप लोगों को चिल्ड्रन की अनीता देसाई की जब मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ाई थी तो डूम और क्या है वो पता था, लेकिन अभी देखिए मैं इसे बता चुकी हूँ, अभी फिर बताऊँगी। यहाँ पे फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं पहले, उसके बाद डूम का। देखिए डूम का मतलब ये होता है जब हम जैसे डे बोलते हैं तो फिर जब वो अंत होने वाला रहता है, जैसे एंडिंग की हम लोग जब बात करते हैं, कयामत वाला अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो डूम कहता है वो, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए कैसे है, तो इसीलिए मैं पहले नहीं बताना चाह रही थी बट मुझे बताना पड़ा क्योंकि मैंने वो टॉपिक ले लिया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है लव इज़ नॉट टाइम फूल, यानी जो प्यार है वो समय के साथ ख़त्म नहीं होता। जैसे आपकी ब्यूटी जो है वो समय के साथ ख़त्म होती जाती है। आज आप कितने ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप जब थोड़ा टाइम आप जब ओल्ड एज पे आओगे तो आप ब्यूटीफुल नहीं दिखोगे, सीधी सी बात है। तो ट्रू लव को ख़त्म नहीं किया जा सकता, डीके वो नहीं हो सकता, बट आपकी ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी डीके हो जाती है ना। ओके, हाँ, डूम का मतलब मैं बिल्कुल करेक्ट थी, जब आपका अर्थ ही खत्म हो जाएगा, नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी वाला सीन है, तो मैंने इसलिए कयामत बोल दिया। देखिए ये वाला लाइन आई होप क्लियर। विथ इट्स बेंडिंग सिकल्स कंपस कम, लव एल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, यानी कि टाइम के साथ जो है ब्यूटी डीके हो जाती है, और जैसे फार्मर फील्ड के फसलों को काटता है ना, वैसे ही जो समय होती है वो आपकी ब्यूटी को भी ख़त्म करती चलती है, और आपकी जो रोज़ी लिप्स हैं, चीक्स हैं, ये सारी जो आपकी ब्यूटी है वो समय के साथ ख़त्म होती आएगी। और वो ख़त्म कैसे हो रही है, उसी फार्मर्स के सिकल से, समझ में आया? यानी वो यही चीज़ें बोल रहा है कि जैसे आपका जो ट्रू लव है वो टाइम के साथ कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो फार्मर जिसके हाथ में सिकल है, जैसे वो फार्मर जो है उस फील्ड को कट करता है, उसी तरीके से आपकी जो टाइम है आपकी ब्यूटी को डीके कर रही है धीरे धीरे। समझ में आया? लव एल्टर्स विथ नॉट हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, और यानी लव जो है कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसमें वीक्स एंड टाइम्स वगैरह, ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स यानी कुछ घंटों और महीनों में वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, यानी इट ऑलवेज रिमेन इमॉर्टल, यू कैन से, अमर है वो, ठीक है? ओके, बट बियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, और तब तक रहे, जैसे आपका जो लव है वो तब तक रहेगा जब तक पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। बियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, यानी आपका जो स्टोरीज़ है वो अमर हो जाती है, आपकी जो लव कथाएं हैं, लव स्टोरीज़ है वो अमर हो जाती है, वो दुनिया ख़त्म होने के बाद ही वो फिनिश होगी। समझ में आया? यानी वो टाइम बाउंडेड नहीं है, लेकिन तब हो सकती है जब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए, अदरवाइज आप लोग का जो लव है वो इमॉर्टल रहेगा। लास्ट लाइन का वोल्टा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें बोल क्या रहे हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर किसी ने कहा कि मैंने जितना भी जो थर्ड मतलब जो 3 क्वाड्रेंट्स में जो भी चीज़ें बताई, जितना भी चीज़ें मैंने ट्रू लव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, वो अगर कोई कह दे कि इसमें से गलत है तो मैं अपने आप को मान लूँगा कि मैं एक गुड राइटर नहीं हूँ। शेक्सपियर अपने को कह रहे हैं। अब देखिए आपको सडन चेंज समझ में आया ना, मैंने उसी वक्त बोला था जब वोल्टा पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। वोल्टा का मतलब ही यही होता है, जिसको नहीं पता जो फर्स्ट क्लास नहीं किया, देखिए वोल्टा का मतलब होता है सडन चेंज इन आइडियोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो अभी तक विलियम शेक्सपियर कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे,
अब वो क्या कह रहे हैं, खुद पे लेकर आए बात और कह रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ट्रू लव की, अगर कोई कह दे कि ये गलत है तो मैं अपने आप को एक अच्छा राइटर नहीं हूँ, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ, इसका मतलब आज तक किसी ने किसी से ट्रू लव किया ही नहीं। समझ में, यानी शेक्सपियर इतने तक कह जाते हैं। ये जो है एंडिंग है, समझ में आया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन, अभी पूछ ही लेती हूँ। ये तो जो पोइट्री थी वो एंड हो गई। अगर हम 8 लाइफ्स को ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइफ को सेस्टेट कहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि 9th लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी जो 9वीं लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई 9 लाइन्स की है या फिर 9th लाइन है, उसको कौन सी लाइन बोलेंगे। यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो ओके गाइस, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। And yes, sonnet video will become definitely, because I have to discuss many more things together. So okay guys, till then, bye bye, take care, Jai Shri Ram.